जैव विविधता अभिसमय सीबीडी क्या है? सीबीडी एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बाइंडिंग संधि है जिसका उद्देश्य पूरी पृथ्वी की जैव विविधता यानी कि प्लांट, एनिमल्स, इकोसिस्टम की रक्षा करना है। इसे अपनाया कब गया था? 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में अपनाया था। इसे अपनाया कब था? 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। लागू हुआ 1993 में। लागू कब हुआ था? 1993 में। लगभग सभी देश सदस्य हैं। इसके क्या है? लगभग सभी देश सदस्य हैं। ये लागू कब हुआ था? 1993 में। लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। यूएसए ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अनुमोदन नहीं किया है। यूएसए ने क्या है? हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन अनुमोदन नहीं किया है। भारत ने अनुमोदन भी कर दिया है। अपनाया था 1992 में रियो दे जेनेरियो में अर्थ समिट के टाइम। सीबीडी के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। जैव विविधता का संरक्षण, प्रजाति बचाना, वन, समुद्र, आर्द्र भूमि को बचाना। तो जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें क्या है? प्रजातियों को बचाते हैं, वन, समुद्र, आर्द्र भूमि जो होता है उन सबको बचाते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। और दूसरा है संसाधनों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज, इतना उपयोग कि भविष्य नष्ट न हो। उदाहरण, जंगल कटे लेकिन खत्म न हो, मछली पकड़े लेकिन प्रजाति खत्म न हो। संतुलित रूप से संसाधन का उपयोग करना, संसाधनों का सतत उपयोग करना ताकि आगे के लिए भी उससे हमें प्राप्त हो सके। लाभों का न्याय संगत वितरण, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। अगर कोई देश, कंपनी जैव संसाधन से कमाए तो मूल देश समुदाय को हिस्सा मिले। यहीं से नागोया प्रोटोकॉल आया। यहीं से क्या हुआ? नागोया प्रोटोकॉल आया है। सीबीडी का सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। सीबीडी का सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसे अपनाया कब था? 1992 में। और लागू कब हुआ? 1993 में। इसे अर्थ समिट के टाइम रियो दे जेनेरियो में अपनाया था। अर्थ समिट के टाइम रियो दे जेनेरियो में अपनाया था। कनाडा यूएनईपी के अंतर्गत काम करता है। ये क्या है? यूएनईपी के अंतर्गत काम करता है। अब यूएनईपी क्या करता है? यूएनईपी जो है वो तस्करी रोकने का काम करता है, व्यापार पर नियंत्रण करता है। जो जीव जंतु का व्यापार होता है तो उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? यूएनईपी करता है। तो ये भी क्या करता है? सीबीडी भी क्या करता है? मॉन्ट्रियल, कनाडा होता है। ये यूएनईपी के अंतर्गत काम करता है, उसके अंतर्गत काम करता है। सीबीडी के अंतर्गत प्रमुख समझौते, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? 2000 में, जो कि जीएमओ से पर्यावरण सुरक्षा यानी कि जीएमओ क्या है हम आगे देखेंगे। और नागोया प्रोटोकॉल 2010, लाभ साझा करना, बेनिफिट शेयरिंग करना। सीबीडी के अंतर्गत सीओपी सदस्य देशों की बैठक होती है। कन्फर्म्स ऑफ पार्टीज, कन्फर्म्स ऑफ पार्टीज, सदस्य देशों की बैठक जहां नीति और लक्ष्य तय होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? नीति और लक्ष्य दोनों क्या होते हैं? तय होते हैं। जैसे आईची टारगेट 2011 से 2020, कनमिंग डिक्लेरेशन 30x30 टारगेट। तो इस प्रकार से क्या होता है? नीति और लक्ष्य तय होते हैं। एची टारगेट 2011 से 2020, कनमिंग डिक्लेरेशन और 30x30 टारगेट। भारत में सीबीडी का कार्यान्वयन भारत ने क्या बनाया? जैव विविधता अधिनियम 2002। तो सीबीडी के तहत क्या हुआ? एक कानून बना, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके तहत संस्थान
नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हर गांव हर नगर में। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है? चेन्नई में है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है? चेन्नई में है। एनबीए कहाँ है? चेन्नई में है। नेशनल बायो अथॉरिटी कहाँ है? चेन्नई में है। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड कहाँ है? स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हर गांव नगर में है। यूपीएससी प्रीलिम्स के फेवरेट फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सीबीडी कानून रूप से बाध्यकारी संधि है। रियो अर्थ समिट से निकली है। हाँ, रियो अर्थ समिट से क्या हुआ है? ये निकली है। यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया है। तो हाँ, यूएसए ने अनुमोदन नहीं किया है, केवल हस्ताक्षर किए हैं। केटेजिना और नागोया इसके अंतर्गत आता है। सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल। तो आसान भाषा में कैसे याद कर सकते हैं? CBD, सी कंजर्वेशन, बी बैलेंस यूज, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। 5 लाइन में CBD 1992 में अपनाया था और 1993 में लागू हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग, लाभ का समन्वय, न्यायसंगत वितरण जो सुनिश्चित करती है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल में है। भारत ने 2002 को कानून बनाया। इसका सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। इसका सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। इसका सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। भारत ने 2002 को कानून बनाया है। भारत ने क्या किया है? 2002 को कानून बनाया है। अब देखते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल है। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल है। जैव विविधता अभिसमय CBD के अंतर्गत बनाया गया है। जैव विविधता अभिसमय CBD के अंतर्गत बनाया गया है। GMO और LMO से पर्यावरण से होने वाली खतरे को रोकने के लिए। GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये पर्यावरण से होने वाले खतरे को रोकने के लिए होता है। अपनाया गया 2000 में, लागू हुआ 2003 में। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। GMO का फुल फॉर्म है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। ये जीव जैसे पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव, जैसे कि पौधे होते हैं, जानवर होते हैं या सूक्ष्म जीव, जिनका DNA बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बदला गया है। जिनका DNA जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है, ताकि उनकी विशेषताओं में सुधार किया जा सके, ताकि उनके अंदर जो कमी है या विशेषता है उसमें सुधार किया जा सके, जैसे कीट प्रतिरोध, उच्च पैदावार या बेहतर पोषण। और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यह एक जीव है जिसका जीनोमिक मेकअप बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बदला गया है। जिसके जीनोमिक मेकअप को बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बदला गया है। LMO का फुल फॉर्म लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब है जीवित संशोधित जीव। और GMO का फुल फॉर्म है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है आनुवांशिक रूप से संशोधित। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिन जीवों का DNA बदला गया है। अपनाया गया कब? 2000 में और लागू हुआ था 2003 में। यह क्यों जरूरी बना? वैज्ञानिकों ने ऐसे जीव बनाए GMO और LMO, ऐसे पौधे, बैक्टीरिया या जीव जिनके जीन्स लैब में बदले गए हों। उदाहरण बीटी कॉटन, GM राई। समस्या ये प्राकृतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। इसी खतरे से बचाने के लिए
कार्टेजिना प्रोटोकॉल बनाए हैं। इसी खतरे से बचाने के लिए क्या किया गया है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसमें क्या है, GMO और LMO से पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोकने के लिए बनाया गया है। इसी खतरे से बचाने के लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल बनाया गया है। 2000 से 2003 में ये लागू हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था, GMO और LMO के सीमा पार व्यापार को सुरक्षित बनाना, इंटरनेशनल ट्रांसफर को सुरक्षित बनाना, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करना किन चीजों पर लागू होता है, जीवित परिवर्तित जीव LMO दवाइयों पर लागू नहीं। जीवित परिवर्तित जीव LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMO जेनेटिकली मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, अगर किसी GM जीव में नुकसान की आशंका हो तो पूरा वैज्ञानिक प्रमाण न होने पर भी रोका जा सकता है। मतलब पहले सुरक्षा बाद में अनुमति, पहले सुरक्षा फिर बाद में अनुमति। UPSC ने बार पूछा गया कॉन्सेप्ट है। AIA प्रणाली, एडवांस इन्फॉर्मेड एग्रीमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई देश दूसरे देश को GMO भेजे तो पहले पूरी जानकारी देगा, लेने वाले देश मंजूरी देगा तभी आयात होगा, यानी बिना अनुमति के GMO नहीं भेज सकते। बायोसेफ्टी क्लीयरिंग हाउस, BCH, बायोसेफ्टी क्लीयरिंग हाउस एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। सभी देश GMO से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। जोखिम रिपोर्ट अपलोड होती है। भारत और कार्टेजिना प्रोटोकॉल, भारत एक सदस्य है। भारत में GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेशर कमिटी GMO को रेगुलेट करता है। GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेशर कमिटी UPSC प्रीलिम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। CBD के अंतर्गत बना है। GMO LMO की सुरक्षा से जुड़ा है। 2000 में अपनाया गया, 2003 में लागू किया गया। प्रीलिमिनरी प्रिंसिपल लागू। AIA प्रतिक्रिया। कार्टेजिना GMO गेटकीपर, गेटकीपर का मतलब जो बिना अनुमति के GMO अंदर न आने दें। कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 से 2003 तक CBD के अंतर्गत बना समझौता है जो GMO और LMO के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित है। AIA प्रणाली के तहत पूर्व अनुमति जरूरी होती है। उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS। नागोया प्रोटोकॉल यह भी जैव विविधता अभिसमय CBD के अंतर्गत बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अपनाया गया 2010 में जापान के नागोया शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम नागोया प्रोटोकॉल है। लागू हुआ था 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आनुवंशिक संसाधनों जेनेटिकल रिसोर्स तक उचित पहुंच, उनके उपयोग से होने वाले लाभों का न्याय संगत बंटवारा। सरल शब्दों में, अगर कोई कंपनी या देश किसी पौधे, जीव से दवा या उत्पाद बनाता है तो उसका लाभ उसे, उस देश या समुदाय को भी मिले जहां से वह संसाधन दिया गया है। जेनेटिकल रिसोर्स क्या होते हैं?
पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, उनकी जीन्स, उदाहरण नीम, हल्दी, बासमती चावल। बेनिफिट शेयरिंग मतलब लाभ दो तरह से के हो सकते हैं: आर्थिक लाभ, पैसा, रॉयल्टी, फीस, या गैर आर्थिक लाभ, तकनीक, प्रशिक्षण, रिसर्च शेयर करना। यह कैसे काम करता है? 3 मुख्य सिद्धांत हैं। PIC पहले अनुमति लेनी होगी। प्रियोर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पहले अनुमति लेनी होगी उस देश से जहां से संसाधन दिया जा रहा है। म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स MAT दोनों पक्ष मिलकर तय करेंगे कितना लाभ मिलेगा, किस तरह मिलेगा। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग लाभ न्यायपूर्वक तरीके से बांटा जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज भी शामिल है। आदिवासी और स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान भी सुरक्षा, उनसे जुड़े लाभ भी बांटे जाएंगे। उदाहरण, अगर किसी जनजाति को किसी औषधि पौधे का ज्ञान है तो कंपनी उन्हें लाभ देना होगा। भारत और नागोया प्रोटोकॉल। भारत एक सदस्य है। भारत ने लागू किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, जो बेनिफिट शेयरिंग सुनिश्चित करता है। जो क्या करता है? बेनिफिट शेयरिंग सुनिश्चित करता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 CBD के अंतर्गत बना। जेनेटिकल रिसोर्स पर केंद्रित। बेनिफिट शेयरिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज शामिल। 2010 अपनाया गया, 2014 तक लागू रहेगा। नागोया नेचुरल का न्याय। नेचुरल से जो कमाओ, नेचुरल वालों को भी दो। 5 लाइन में नागोया प्रोटोकॉल 2010-2014 CBD के अंतर्गत समझौता। यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनसे होने वाले लाभों का न्याय संगत वितरण से जुड़ा है। इसमें पिक और मार्ट अनिवार्य है। ट्रेडिशनल नॉलेज भी शामिल है। भारत में इसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट के माध्यम से लागू किया गया है। अब आता है कॉनमिंग डिक्लेरेशन। क्या है? यह जैव विविधता अभिसमय CBD के अंतर्गत आयोजित COP15 सम्मेलन, चीन के कॉनमिंग शहर में अपनाई गई एक वैश्विक घोषणा है। कॉनमिंग शहर में अपनाई गई एक वैश्विक घोषणा है। वर्ष 2021 में स्थान कुनमिंग, चाइना। इसका उद्देश्य था दुनिया में जैव विविधता संकट को रोकने के लिए राजनीतिक संकल्प मजबूत करना। जैव विविधता संकट को रोकने के लिए राजनीतिक संकल्प को मजबूत करना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज दुनिया में प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही है, जंगल कट रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं। इसलिए देशों ने माना कि अब सिर्फ बातें नहीं, ठोस कार्रवाई जरूरी है। कॉनमिंग डिक्लेरेशन का मुख्य लक्ष्य था नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड बाय 2030 2030 मतलब 2030 तक प्रकृति को नुकसान से बाहर निकालना, पुनर्जीवित करना, मजबूत बनाना। इसकी मुख्य बिंदु क्या है? जैव विविधता को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। देशों को विकास योजनाओं में प्रकृति को केंद्र में रखना होगा। विकास योजना में प्रकृति को क्या करना होगा? केंद्र में रखना होगा। हानिकारक सब्सिडी खत्म, जैसे कि रासायनिक खेती, पर्यावरण नष्ट करने वाले उद्योग, तो इनको खत्म करना होगा। संरक्षण के लिए अधिक धन, अमीर देश गरीब देश को मदद करेंगे। स्थानीय समुदायों की भूमिका, आदिवासी ग्रामीण समुदाय संरक्षण के मुख्य भागीदार होंगे। यह किस बड़े लक्ष्य से जुड़ी है? कॉनमिंग डिक्लेरेशन ने रास्ता खोला ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के लिए, जिसमें बाद में आया 30
30x30 टारगेट सीबीडी के तहत COP15 में अपनाई गई। चीन में हुई नेचुरल पॉजिटिव बाय 2030 लक्ष्य 30x30 लक्ष्य की नींव रही। वैश्विक संरक्षण सहयोग बढ़ाने पर जोर। आसान भाषा में अगर याद रखें तो कॉन्विंग कुदरत को कम बैक यानी प्रकृति को फिर से मजबूत बनाना। कॉन्विंग डिक्लेरेशन 2021 सीबीडी के COP15 में अपनाई गई घोषणा। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रकृति को पुनर्जीवित करना। यह जैव विविधता को वैश्विक नीति का केंद्र बनाती है। इससे हानिकारक सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया। 30x30 लक्ष्य की नींव यहीं पड़ी। 30x30 टारगेट क्या है? 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और 30% समुद्र क्षेत्र को संरक्षण के तहत लाना, यानी जंगल, घास, भूमि, समुद्र, जैव विविधता वाले क्षेत्र को सुरक्षित करना। यह कहाँ तय हुआ? सीबीडी के तहत ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF में COP15 कॉन्विंग मॉन्ट्रियल प्रक्रिया के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य है तेजी से हो रही प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बचाना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना। आसान शब्द में अगर देखें तो आज सिर्फ 17% भूमि और 8% समुद्र सुरक्षित है। 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करना है। 17% भूमि को और 8% समुद्र को 2030 में 30% करना है। इसके बड़े फायदे: जैव विविध संरक्षण, कार्बन अवशोषण बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, आजीविका सुरक्षित। आलोचना भी आती है, स्थानीय समुदाय को हटाने का खतरा, गरीब देशों पर दबाव, फंडिंग की समस्या। तो भारत और 30x30 टारगेट भारत ने समर्थन किया है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पर जोर देता है। लोगों को हटाकर नहीं, साथ लेकर संरक्षण करेंगे। याद रखने का तरीका 30x30 30x30 नेचर बचाओ मिशन। 30% अर्थ सेव बाय 30% 2030। अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन। 30x30 टारगेट का अर्थ है 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि व समुद्र का संरक्षण। यह सीबीडी के ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य है। इसका उद्देश्य जैव विविधता क्षरण रोकना है। यह कॉन्विंग मॉन्ट्रियल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। भारत कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर जोर देता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से, GMO सुरक्षा से, वन संरक्षण से, समुद्र प्रदूषण से। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है GMO सुरक्षा से है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य है वन कटाई रोकना, जैव विविधता सूची बनाना, लाभों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना, प्रदूषण नियंत्रण करना। तो लाभों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना। कन्विंग डिक्लेरेशन जुड़ी है क्लाइमेट फाइनेंस से, बायोडायवर्सिटी से, डिजर्ट कंट्रोल से, ओजोन प्रोटेक्शन से। तो बायोडायवर्सिटी रिव्यूअल से। आंसर होगा बी। 30x30 टारगेट का अर्थ है 30x30 टारगेट का 30 देश समझौता, 30% क्षेत्र संरक्षण 2030 तक, 30 वर्ष योजना, 30 वन परियोजना। तो 30% क्षेत्र संरक्षण 2030 तक। आंसर होगा बी। सीबीडी को भारत ने लागू किया है फॉरेस्ट एक्ट से, एनवायरनमेंट एक्ट से, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 से, वर्ल्ड लाइफ एक्ट से। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट से सीबीडी को भारत ने लागू किया था बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 से।
कार्टेजिना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कार्टेजिना जो है पॉल्यूटर पे से प्रे